हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 21 मई एंड 21 मई के द हिंदू एनालिसिस को हम आज शुरू कर रहे हैं। तो आज के द हिंदू एनालिसिस को हम स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप मुझसे इन 3 मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। आप हमारे लेक्चर की जो पीडीएफ हैं उनको इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू अवेल कर सकते हो। साथ में आप मुझसे जो भी क्वेरीज हों, आपकी जो भी फीडबैक हों, जो भी डाउट्स हों, वो सब कुछ आप मुझसे मेल के थ्रू और ट्विटर के थ्रू भी पूछ सकते हो। ओके, आगे बात करते हैं। अभी देखो, आज के टॉपिक्स देख लो। जीएस 1 में आर्ट एंड कल्चर में हम देखने वाले हैं पूरी हेरिटेज कॉरिडोर के बारे में। जीएस 2 में इंटरनेशनल रिलेशन में चकमास एंड हजोंग ये क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कौन से रिफ्यूजीज हैं, इनको देखेंगे। रशिया सस्पेंड्स गैस सप्लाईज टू फिनलैंड। तो रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उतने में ही बीच में क्या हुआ है कि फिनलैंड एक कंट्री है, ठीक है, और फिनलैंड ने नेटो ज्वाइन करने की कोशिशें करी है। और उसके बाद से रशिया ने जो गैस पहले फिनलैंड को दिया करता था रशिया, अब वो गैस सप्लाई रोकने की बात कही है। क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। गवर्नेंस में टूर ऑफ ड्यूटी, तो देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक स्कीम है, इसमें आप सभी लोग देखना। आज के थंबनेल में भी आपको दिखेगा ये टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में, तो इसके बारे में बात करेंगे। जीएस 3 में साइंस एंड टेक में हम बात करेंगे जीएम क्रॉप्स की, एंड सिक्योरिटी में पिगासस स्पाईवेयर के ऊपर एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। जीएस 4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। ओके, अब सबसे पहले पहला आर्टिकल देखते हैं। 29 फोन्स टेस्टेड फॉर पिगासस स्पाईवेयर। तो बेसिकली हुआ क्या है, पिगासस पिगासस क्या है, एक स्पाईवेयर है, ठीक है। अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो पहले मैं बता देती हूँ कि पिगासस क्या है। पिगासस जो है ये एक स्पाईवेयर है। ये देखा गया था कुछ समय पहले, इंडिया के कई सारे जर्नलिस्ट थे, ठीक है, कई सारे पॉलिटिशियंस थे, कई सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे। इन सभी के फोन्स में आपको देखने को मिलेगा, काफी सारे लोगों के फोन्स में एक स्पाईवेयर एंटर कर गया था और इस स्पाईवेयर का नाम था पिगासस। स्पाईवेयर के नाम से ये क्लियर है, ये क्या करता है, जासूसी करने का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि एक व्हाट्सएप कॉल आया, इन सभी जिन लोगों के भी ये फोन में इंस्टॉल हुआ, इन सभी को व्हाट्सएप कॉल आया। इन्होंने चाहे उठाया ना या ना उठाया, इनके फोन में फिर ये जो व्हाट्सएप कॉल के थ्रू ये जो पिगासस स्पाईवेयर है ये इंस्टॉल हो गया। तो बेसिकली ये एक स्पाईवेयर है, और ये जो है इसको इजरायली कंपनी एनएसओ ग्रुप ने बनाया हुआ है, ठीक है। तो याद रखना, ये एक इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप से बनाया हुआ ये एक वायरस है, एक स्पाईवेयर है, ठीक है। और ये क्या होता है, ये स्मार्टफोन्स में इन्फिल्ट्रेट कर देता है, ठीक है, मतलब घुस जाता है। चाहे फिर वो आईओएस हो, एंड्रॉइड हो, कैसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड हो, ये इन फोन्स में घुस जाता है और इनको एक सर्विलेंस डिवाइस बना देता है। कैसे कि मान लो आपका ये फोन है, आपको एक व्हाट्सएप कॉल आया, ठीक है, और उस व्हाट्सएप कॉल के साथ आपके फोन में एक स्पाईवेयर आ गया। अब इस स्पाईवेयर ने क्या किया, आपके फोन का कैमरा ऑन कर दिया, आपके फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट्स ट्रेस कर लिए, सारे मैसेजेस ट्रेस कर लिए, व्हाट्सएप के सारे मैसेजेस ट्रेस कर लिए। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो स्पाईवेयर है इसने आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उठा के दे दी किसी और को। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आपके ऊपर जासूसी रखी जा रही है, आपके कॉल्स रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं बिकॉज ऑफ दिस स्पाईवेयर। ओके, अभी जो पीगासस है ये किस तरह की मेथड यूज करता है, इसकी मेथड ऑफ अटैक का नाम है जीरो क्लिक अटैक। मतलब कि आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये वायरस, फिर भी ये स्पाईवेयर आपके फोन में इन्फिल्ट्रेट कर सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि व्हाट्सएप कॉल आया, ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये व्हाट्सएप कॉल आया। अब आपने उठाया हो या ना उठाया हो व्हाट्सएप कॉल, ठीक है, फिर भी ये जो ये स्पाईवेयर है ये आपके फोन में एंटर कर जाता है। तो इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जीरो क्लिक करके भी ये वायरस जो है, ये स्पाईवेयर जो है, ये आपके फोन में एंटर कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिस्ड व्हाट्सएप कॉल देने के थ्रू भी यहाँ पे स्पाईवेयर को एंटर कराया जा सकता है किसी के भी फोन में। ये आपके कॉल लॉग्स को अल्टर कर सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये आपके कॉल लॉग्स को अल्टर कर देगा। इसके साथ यहाँ पे आपका जो ये स्पाईवेयर है, ये तो देखो एक ऑटोमेटिक तरीका ये है व्हाट्सएप कॉल के थ्रू, दूसरा मैनुअली भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। ओके, if it fails to connect with its command and control server for more than 60 days, it self destructs and removes all the traces. तो अगर 60 डेज के अंदर अंदर ये अपने जो अपना डेस्टिनेशन है अपने सर्वर तक नहीं पहुंचाता इन्फॉर्मेशन को, तो ये खुद ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है, ठीक है। इफ इट डिटेक्ट्स दैट इट वाज इंस्टॉल्ड ऑन द रॉन्ग डिवाइस और सिम कार्ड, इट सेल्फ डिस्ट्रक्ट्स। तो अगर इस वायरस को, इस स्पाईवेयर को समझ में आता है कि मैं गलत फोन में इंस्टॉल हो गया हूँ, या फिर उस स्पाईवेयर की जो कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, उसको ही समझ आता है, रियलाइज होता है कि गलत फोन के ऊपर अटैक हो गया है, तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाता है। ओके, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ये नोट किया है दैट डिस्पाइट इशूइंग सिक्योरिटी अपडेट्स, एंड्रॉइड एंड आईओएस डिवाइसेस वर ब्रीच्ड।
तो ये इंफॉर्मेशन थी इन कंपनीज को कि यहाँ पे स्पाईवेयर का अटैक हो सकता है, फिर भी ये जो सिक्योरिटी है इनकी ब्रीच कर दी गई, ठीक है। To stay safe, users need to ensure that software and devices are updated and all apps are installed directly through the official stores. तो यहाँ पे कोई भी सस्पिशियस मेल्स आपको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर क्लिक करने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर लिंक्स जो आती हैं, जो स्पैम के ईमेल्स होते हैं उसके ऊपर, या टेक्स्ट मैसेजेस आते हैं, इन सभी के ऊपर क्लिक करने की या लिंक के ऊपर क्लिक करने की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। Once the spyware enters the device, it installs a module to track call logs, read messages, emails, calendars, internet history. तो ये सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है वाया दिस स्पाईवेयर, ओके। तो ये स्पाईवेयर एंटर किया था कुछ टाइम पहले हमारे देश के जर्नलिस्ट पॉलिटिशियंस के फोन्स में, ओके। तब से ये एलिगेशन लग रहे हैं कि ये जो पिगासा स्पाईवेयर एंटर किया था ये गवर्नमेंट एजेंसीज ने करवाया था, ठीक है। मतलब इसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है, ये एलिगेशन लग रहे हैं काफी टाइम से गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पूरा मुद्दा गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक यहाँ पे टेक्निकल कमेटी बनाई और इस टेक्निकल कमेटी को ये कहा गया कि आप जो फोन्स, जिन भी फोन्स में ये पिगासस वायरस आया था इन सबको टेस्ट करो। तो अभी तक 29 फोन्स को टेस्ट किया जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे पैनल जो है वो ये भी देख रही है कि ये जो कुल मिला के जो सारा स्पाईवेयर आया था, ठीक है, अगर इसके पीछे गवर्नमेंट एजेंसीज हैं तो इन्होंने किस पावर के तहत यहाँ पे इस तरह का सर्विलेंस टूल यहाँ पे सभी के फोन्स में इंस्टॉल किया, क्या इनके पास ऐसी कोई पावर है, क्या इनके पास ऐसा कोई लॉ बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो ये सब चीजें अभी चेक हो रही हैं। इसके साथ देखो यहाँ पे ये भी पता करने की कोशिश की गई है कि पिगासस वायरस, पिगासस स्पाईवेयर जिसके भी फोन में आया था तो विक्टिम्स कौन कौन है, इनकी डिटेल्स के बारे में। इसके बाद ये भी पता चल रहा है कि यहाँ पे एक रिपोर्ट इस टेक्निकल कमेटी ने ये दी है कि यहाँ पे जो 2019 की रिपोर्ट है इसमें ये बताया गया कि हैकिंग जो है व्हाट्सएप अकाउंट की जो हो रही थी सिटीजन्स की, उसकी भी एक रिपोर्ट आनी चाहिए। और अगर गवर्नमेंट एजेंसी, किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने पिगासस यूज किया है तो किस लॉ के अंतर्गत उनके पास ये शक्ति है, इसके ऊपर भी यहाँ पे बातचीत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये इंक्वायरी बैठी है कि किस तरह से ये वायरस आया, किस तरह से ये स्पाईवेयर आया, ठीक है। और अगर ये आया तो कौन इसको लेकर आया, ठीक है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये फाइनली पता करने की बात हो रही है। अब पिगासस स्पाईवेयर कहाँ से इंस्टॉल किया जा सकता है, तो देखो एसएमएस से, व्हाट्सएप के थ्रू, आई मैसेज या फिर अननोन वल्नरेबिलिटी के थ्रू भी इसको इंस्टॉल किया जा सकता है फोन में। और ये सभी तरह की इंफॉर्मेशन, एसएमएस हो गया, ईमेल हो गया, फोटोज, वीडियोस, कॉन्टैक्ट्स, रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स, कैलेंडर्स, माइक्रोफोन, कैमरा, जीपीएस डाटा, ये सब कुछ आपका सारा का सारा डाटा चुरा सकता है, स्पाई कर सकता है, उसके ऊपर सारी की सारी जासूसी रख सकता है, ठीक है, सर्विलेंस रख सकता है। तो ये था पिगासस स्पाईवेयर के बारे में। आगे बात करते हैं मेक सिटीजनशिप टू चकमा हजोंग फाइनल। तो देखो यहाँ पे बेसिकली चकमा एंड हजोंग की बात की गई है। ये दोनों क्या हैं, देखो ये दोनों जो हैं ये रेफ्यूजी कम्युनिटीज हैं, ठीक है, रेफ्यूजी कम्युनिटीज हैं। और अभी इनके बारे में क्या है ना, ये काफी टाइम से सिटीजनशिप चाह रहे हैं इंडिया की। ये आए हैं कहाँ से, ये आए हैं बांग्लादेश से, ओके, बांग्लादेश से आए हैं और ये इंडिया में सिटीजनशिप चाह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 में बोला था कि हम आपको सिटीजनशिप देंगे, लेकिन अभी तक इनको सिटीजनशिप नहीं मिली है। तो अभी रिसेंटली एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने ये बोला है अरुणाचल प्रदेश की जो स्टेट गवर्नमेंट है और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट को कि यहाँ पे इन दोनों ट्राइब्स को, इन दोनों कम्युनिटीज को, ट्राइब्स नहीं सॉरी कम्युनिटीज को यहाँ पे जो है सिटीजनशिप मिलनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली देखो ये कौन है, चकमाद एंड हजोंग, ये दोनों कौन है। तो देखो ये एथनिक पीपल हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, ये चिटगोंग हिल ट्रैक्स में रहा करते थे। अब इसमें जो चकमाद हैं, देखो ये जो चकमाद है ये बुद्धिस्ट हैं और ये जो हजोंग हैं ये हिंदूज हैं, ठीक है, ये हिंदूज हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो एच इज फॉर हजोंग एंड एच इज फॉर हिंदू। तो हजोंग हिंदूज हैं और चकमास बुद्धिस्ट है। ये कहाँ कहाँ पे आपको मिलते हैं, तो देखो ये आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वेस्ट बंगाल में, बांग्लादेश और म्यांमार, इन एरियाज में आपको ये देखने को मिलेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे ये चित्तगोंग हिल ट्रैक दिख रहा है, ये वाला जो रीजन है, ये ग्रीन वाला जो रीजन दिख रहा है आपको, ये बांग्लादेश का रीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, इनके ऊपर काफी एट्रोसिटीज हो रही थी, यहाँ पे कुछ डैम वगैरह भी बनाया जा रहा था, तो इसके कारण रहने की जगह इनके पास प्रॉपरली नहीं थी। तो ये यहाँ पे आ गए लुशाई हिल्स में, मिजोरम की लुशाई हिल्स में, और फिर ये यहाँ से लेकर इनको रीलोकेट किया गया अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए 1960 से
इनका माइग्रेशन शुरू हुआ था जो आज तक चल रहा है। ठीक है, उस समय पे तो बहुत कम थे, लगभग 5,000 लोग थे चकमास एंड हजोंग्स ड्यूरिंग 1964-69, और आज के समय पर ये लगभग 1 लाख हो गए हैं। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश के लोग जो हैं वो भी काफी प्रोटेस्ट करते हैं कि चकमास और हजोंग को हमारे यहाँ से निकालो, क्योंकि इनके कारण हमारा जो स्टेट है उसकी डेमोग्राफी बदल रही है। ठीक है, तो डेमोग्राफी बदल रही है, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा और ये सारी चीजें बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये एक इशू है कि ये रेफ्यूजीज आज भी रेफ्यूजीज ही कंसिडर किए जा रहे हैं, आज भी इनके पास कोई सिटीजनशिप नहीं है, लेकिन इनको गवर्नमेंट कुछ कुछ बेसिक एम्यूनिटीज, कुछ कुछ बेसिक स्कीम्स का फायदा दिलाती है। ठीक है, अब देखो ये जो चकमास और हजोंग है ये बांग्लादेश से माइग्रेट करके यहाँ पे आए, कब आए? ड्यूरिंग 1964 एंड 65। ठीक है, आए पहले ये लुशाई हिल्स में, बाद में इनको अरुणाचल प्रदेश में रीसेटल किया गया। अब देखो चकमास जो कि बुद्धिस्ट हैं, इनके साथ क्या हुआ था, इनके यहाँ पे इनके जो लैंड था वहां पे एक डैम बना जिसका नाम था कप्ताई डैम। ठीक है, कप्ताई डैम जो कहाँ पे बना, कर्णफुली रिवर के ऊपर बना। इसके चक्कर में क्या हुआ कि जहाँ पे ये रहते थे इनका लैंड जो है इस कप्ताई डैम के अंतर्गत चला गया। ठीक है, मतलब इसके डेवलपमेंट में इन्होंने अपना लैंड खो दिया, तो अब इनको रहने के लिए जगह नहीं थी, तो ये माइग्रेट करके लुशाई हिल्स यानी कि मिजोरम में आ गए, हमारे इंडिया में आ गए। हजोंग्स जो हैं ये कौन थे, ये हिंदूज थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे नॉन मुस्लिम होने के कारण इनके ऊपर काफी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ, ये बंगाली नहीं बोलते थे। ठीक है, तो इसीलिए भी यहाँ पे काफी ज्यादा रिलीजियस प्रोसिक्यूशन हुआ, रिलीजियस तौर पे इनको एक्सप्लॉइट किया गया, इसीलिए भी ये भागकर इंडिया आ गए। तो देखो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेंटर को चकमास और अजोंग को, दोनों ही कम्युनिटीज को यहाँ पे सिटीजनशिप देनी चाहिए, लेकिन अभी तक इनको सिटीजनशिप मिली नहीं है, जिसके बाद अब एनएचआरसी ने ये कहा है कि इनको आप सिटीजनशिप दीजिए। ठीक है, तो ये था पूरा इशू। आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की। गवर्नमेंट टू रोल आउट टूर ऑफ ड्यूटी रिक्रूटमेंट इन द आर्मी। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी एक न्यूज है। देखो टूर ऑफ ड्यूटी, टूर ऑफ ड्यूटी नाम से ही समझ में आ रहा है, ड्यूटी का एक टूर लगा के आओ। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ये टूर ऑफ ड्यूटी? टूर ऑफ ड्यूटी एक इस तरह की स्कीम है जो आर्म्ड फोर्सेस में, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इन सब में आएगी, सबसे पहले आर्मी में आएगी। इसमें क्या होगा कि आप 4 साल के लिए, ठीक है, 4 साल के लिए वॉलेंटरीली आप ये आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी वगैरह को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ 4 साल के लिए, तो इतना ही शॉर्ट ड्यूरेशन है, और वॉलेंटरीली इसके बदले आपको कुछ कुछ इंटर्नशिप मिलेगी, आपकी जो भी स्टाइपेंड होगा वो मिलेगा, लेकिन इसके बाद कोई पेंशन वगैरह का सीन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये वॉलेंटरीली आप चाहो चाहो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो। अब जैसे होता है ना बहुत लोगों में कि उनका इंटरेस्ट होता है कि यहाँ पे हम आईटी की फील्ड में जाएं या सिविल सर्विसेज की फील्ड में जाएं या किसी भी अलग अलग फील्ड में जाएं। ठीक है, लेकिन वो चाहते हैं कि हम कब, कुछ ही समय के लिए, थोड़े ही समय के लिए यहाँ पे देश को सर्व भी करें। ठीक है, किसी किसी का बहुत मन होता है कि हम थोड़े टाइम के लिए आर्मी ज्वाइन कर लें। ठीक है, कुछ थ्रिल के लिए, कुछ एडवेंचर के लिए, कुछ देश की सेवा के लिए, इस तरह की चीजें लोग चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के लिए यहाँ पे ये टूर ऑफ ड्यूटी स्कीम लाई गई है। इसमें बेसिकली कहा गया है कि जो भी यंग अडल्ट हैं, ठीक है, 20 के आसपास की एज के, उनको यहाँ पे ये मौका दिया जाएगा कि 4 साल के लिए वॉलेंटरीली वो आर्मी में भर्ती हो सकते हैं और इसमें देश को सर्व कर सकते हैं। तो इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी, 6 मंथ की ट्रेनिंग होगी, और बाकी 3.5 साल का आप यहाँ पे सर्व कर सकते हो आर्मी में। उसके बाद आप जो भी डिग्रीज वगैरह है वो कर सकते हो परसू, और उसके बाद आपको जो भी जॉब्स वगैरह करनी, जो भी करियर परसू करना है आप वो कर सकते हो। तो यही स्कीम जो है ये गवर्नमेंट अब रोल आउट करने का सोच रही है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मॉडल रहेगा, टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल, और यहाँ पे शॉर्ट टर्म रिक्रूटमेंट किया जाएगा जवान का तीनों सर्विसेज में, और इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, आर्मी से होगी। 4 साल के लिए ये पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जितना भी तीनों सर्विसेज में रिक्रूटमेंट होगा वो इसी रूट के थ्रू, यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी रूट के थ्रू ही होगा। ठीक है, अब देखो इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ फायदा है और सिटीजन्स का भी कुछ फायदा है। क्या क्या फायदे हैं ये मैं समझाती हूँ, पहले थोड़ा सा और इसके बारे में देख लो, टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल के बारे में। तो ये बेसिकली रिक्रूटमेंट का यानी कि भर्ती का मॉडल है। ठीक है, कि आप किस तरह से आर्मी में भर्तियां कराओगे जो जवान हैं उनकी। तो यहाँ पे यंग इंडिविजुअल्स जो हैं, जो वॉलेंटरीली सर्व करना चाहते हैं कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए आर्मी में, वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली वॉलेंटरी एंगेजमेंट हो रहा है। जो भी यूथ यहाँ पे चाहते हैं कि डिफेंस सर्विसेज में उनको अपना करियर नहीं बनाना, परमानेंट वोकेशन नहीं बनाना, लेकिन यहाँ पे कुछ मिलिट्री प्रोफेशनलिज्म का एडवेंचर उनको देखना है, एक्सपीरियंस करना है, थ्रिल एक्सपीरियंस करना है, उन सभी के लिए ये टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल लाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे परमानेंट सर्विस या जॉब है आर्म्ड फोर्सेज में, उससे एक शिफ्ट मिल रहा है टुवर्ड्स टेम्पररी एक्सपीरियंस। ठीक है, पहले ये 3 इयर्स के लिए था, लेकिन अभी 4 इयर्स के लिए इसको प्रपोज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2020 में ओरिजिनल प्रपोजल आया था, और इसके पीछे कौन थे, इसके पीछे हमारे CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो लेट बिपिन
रावत जी हैं, ये थे इनके इनका जो पूरा ये माइंड है ना, इसके पीछे किसका माइंड है, ये लेट बिपिन रावत जी का माइंड है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, दिस इज बीइंग डन इन द बैकड्रॉप ऑफ अर्जेंट नीड टू कर्ब बलूनिंग सैलरी एंड पेंशन बिल्स दैट आर एडवर्सली इम्पैक्टिंग मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन। तो बेसिकली देखो, मैं बता रही थी ना कि गवर्नमेंट का भी फायदा है और सिटीजन्स का भी फायदा है। गवर्नमेंट का या जो मिलिट्री है उनका फायदा ये है कि अगर कोई वॉलेंटरीली सिर्फ 4 साल के लिए ज्वाइन कर रहा है आर्मी को एज अ जवान, तो उसको आपको ज़्यादा पेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग उसको देने की आपको ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा सैलरीज आपको उसको देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, एक्सपेंडिचर है, वो बचेगा, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा पेंशन वगैरह के ऊपर। और अगर गवर्नमेंट ये पैसे बचा लेती है, तो इसको यहाँ पे आर्मी के या आर्म्ड फोर्सेस के मॉडर्नाइजेशन में गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है, ठीक है। तो ये मेन तरीका है कि इस तरह से गवर्नमेंट अपना पैसा बचा के उसको मॉडर्नाइजेशन में यूज़ कर सकती है। सिटीजन्स का क्या फ़ायदा है? एक तो हमने देखा, सिटीजन चाहें तो देश की सेवा कर सकते हैं, थ्रिल एक्सपीरियंस कर सकते हैं। साथ में जो भी सिटीजन इस तरह की स्कीम में, इस वॉलंटरी स्कीम में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको अपनी डिग्रीज में कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा, उनको जॉब्स में प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक है। उनको कुछ ना कुछ कोटा मिलेगा दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स में भी। तो ये सारी चीजें अभी बोली गई है, प्रपोज की गई है, ठीक है। अच्छा, इस स्कीम को अग्निपथ एंट्री स्कीम भी कहा जा रहा है, ठीक है, अग्निपथ एंट्री स्कीम। और जो भी वॉलंटरीली इस स्कीम को ज्वाइन करेगा उसको अग्निवीर कहा जाएगा, अग्निवीर, ठीक है, समझ गए। और ये स्कीम जो है, ये कौन लाया था? ये हमारे सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी लाए थे, ओके। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। टूर ऑफ ड्यूटी सीधे आ गया प्रीलिम्स में कि व्हाट इज टूर ऑफ ड्यूटी, तो यू मस्ट नो अबाउट दिस टूर ऑफ ड्यूटी, ओके। आगे बात करते हैं। पूरी हेरिटेज कॉरिडोर, ये पूरी हेरिटेज कॉरिडोर क्या है, क्यों न्यूज में था? तो देखो, पूरी आप सभी को पता है क्या है पूरी। यहाँ पे वन ऑफ द 4 धाम है, ठीक है। हिंदू जो रिलीजन है उसमें 4 धाम माने गए हैं, ठीक है। जो सबसे होली प्लेसेस हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, इनको 4 धाम कहा जाता है। और इसमें 4 धाम में एक है पुरी। कहाँ पे लोकेटेड है? उड़ीसा में लोकेटेड है। तो इसी को डेवलप करने के लिए पूरी हेरिटेज कॉरिडोर बना रहा था कौन? उड़ीसा गवर्नमेंट ये पूरी हेरिटेज कॉरिडोर बना रही थी। अब इसी में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बीच में आया है और ये कहा है कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्रॉपर यहाँ पे लाइसेंसिंग और अप्रूवल्स लिए ही नहीं है पूरी हेरिटेज कॉरिडोर को बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी हेरिटेज कॉरिडोर की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे देखो, ये 2016 में स्टार्ट हुआ था ये प्रोजेक्ट पूरा। और यहाँ पे बोला गया था कि जो पुरी का टाउन है, होली टाउन ऑफ पुरी, इसको एक इंटरनेशनल प्लेस ऑफ हेरिटेज बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें पुरी लेक का रीडेवलपमेंट होगा और एक मूसा रिवर यहाँ पे देखने को मिलती है, तो मूसा रिवर का रिवाइवल प्लान भी इसमें इंक्लूडेड है, ओके। अब देखो, यहाँ पे मैं जो 4 धाम की बात कर रही थी, ये है पुरी, पुरी का ये है जगन्नाथ टेम्पल, ये वन ऑफ द 4 धाम है। इसके अलावा ये बद्रीनाथ टेम्पल है, बद्रीनाथ में, ये कहाँ पे आता है? उत्तराखंड में आता है। द्वारका है कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। तो द्वारकाधीश टेम्पल है। उसके बाद यहाँ पे रामेश्वरम है तमिलनाडु में। और यहाँ पे है रामनाथा स्वामी टेम्पल, ठीक है। तो ये 4 आपको याद रखना है, कहाँ कौन से 4 धाम है, ओके। अच्छा, जो आप यहाँ पे बात करते हो ना, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये जो 4 है, ये इनको छोटा 4 धाम कहते हैं, ठीक है, छोटा 4 धाम। एक्चुअल 4 धाम ये मेजर 4 हैं, ठीक है, ये द्वारका, बद्रीनाथ, पुरी और रामेश्वरम। ये वाले जो है यहाँ पे जो 4 आते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये छोटा 4 धाम है, ठीक है। आगे बात करते हैं। तो देखो, ये जो पूरी जगन्नाथ टेम्पल है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है पूरी जगन्नाथ टेम्पल, दिस इज वन ऑफ द 4 धाम, ठीक है, ये तो मैंने बता ही दिया। ये वैष्णवाइट टेम्पल, यानी कि विष्णु, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड एक टेम्पल है, जिसमें विष्णु के जगन्नाथ अवतार को पूजा जाता है, ठीक है। तो विष्णु का ये एक अवतार है, एक इनकारनेशन है जगन्नाथ, इनको यहाँ पे पूजा जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, जो पूरी जगन्नाथ टेम्पल है, दैट इज डेडिकेटेड टू विष्णु अवतार विच इज नोन एज जगन्नाथ, ठीक है। तो यहाँ पे श्री कृष्णा का ही एक अवतार है, ओके। और ये जो टेम्पल है, ऐसा माना जाता है कि 12th सेंचुरी एडी में बनाया गया था। किसने बनाया था? ये देखो, अनंत वर्मन चोड़गंगा देव, इन्होंने बनाया था। गंगा डायनेस्टी के ये रूलर थे, इन्होंने यहाँ पे इस टेम्पल को बनाया है। और इस टेम्पल को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है। यमनिका तीर्थ जो है, हिंदू बिलीफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे माना जाता है कि जो यम की पावर है, ठीक है, यम की पावर यहाँ पे नल हो जाती है। मतलब कि जो जगन्नाथ गॉड है यहाँ पे, लॉर्ड जगन्नाथ हैं, उनके सामने किसी भी यम की, यानी कि डेथ की पावर भी नहीं चल सकती, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो भी जगन्नाथ टेम्पल में आता है, उस दौरान उसके ऊपर यमराज की दृष्टि नहीं आ सकती, ठीक है। उसके बाद पुरी टेम्पल इज फेमस फॉर इट्स रथ यात्रा। तो रथ यात्रा के लिए भी पुरी टेम्पल बहुत फेमस है, ठीक है। यहाँ पे 3 प्रिंसिपल डीटीज को पूजा जाता है, जिसमें एक तो है जो लॉर्ड जगन्नाथ हैं, जो श्री कृष्णा के ही अवतार माने जाते हैं, विष्णु के ही अवतार हैं। इनके एक ब्रदर हैं, ठीक है, और इनकी सिस्टर सुभद्रा।
ये 3 डीटीज हैं जिनको यहाँ पे पूजा जाता है, ठीक है, समझ गए। आगे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे आज की न्यूज़ की। नॉर्म्स ईज्ड फॉर जीएम क्रॉप रिसर्च। तो यहाँ पे जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं उनकी रिसर्च को लेकर काफ़ी यहाँ पे दिक्कतें आती थी पहले, काफ़ी सारे अप्रूवल्स, काफ़ी सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते थे। एंड में ये सब करने के बाद भी कुछ रिजल्ट निकलता नहीं था, ठीक है, कमर्शियल यूज़ के लिए नहीं बढ़ाया जाता था। अभी धीरे धीरे हम जीएम क्रॉप्स यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को थोड़ा थोड़ा इसकी रिसर्च को ईजी बना रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं क्या, ठीक है। तो देखो जीएम क्रॉप्स इन इंडिया, ये क्रॉप क्या है, जीएम क्रॉप यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। बेसिकली क्या होता है इसमें, देखो हर चीज जो है कुछ ना कुछ जीन्स कुछ ना कुछ अपने जेनेटिक मटेरियल से बनी होती है, कोई डीएनए से बना होता है, कोई आरएनए से बना होता है। तो जो जीन है, मान लो ये इस तरह के यहाँ पे कुछ जीन्स हैं, ठीक है। अब मान लो कि एक प्लांट है जिसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज ऐड ऑन करना चाहती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं उसको पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना चाहती हूँ, या फिर मैं चाहती हूँ कि उसके ऊपर कभी फर्टिलाइजर्स मुझे यूज ना करना पड़े, उसकी यील्ड बढ़ जाए, इस कुछ भी मैं अपने डिजायरेबल चेंजेस करना चाहती हूँ। तो उसके लिए क्या करती हूँ मैं कि यहाँ पे इसके जीन्स को यहाँ पे इतना सा काटती हूँ और इसकी जगह दूसरे जीन्स लगा देती हूँ। तो मैंने इसके जीन्स को क्या कर दिया, अल्टर कर दिया या मॉडिफाई कर दिया। अब ये जो प्लांट मैं उगाऊंगी तो ये क्या होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप की तरह ये उगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्रॉप विच हैज अ जीन आर्टिफिशियली इंसर्टेड इनटू इट फ्रॉम अनदर स्पीशी। तो दूसरे स्पीशी से जब मैं किसी जीन को आर्टिफिशियली इंसर्ट करती हूँ किसी क्रॉप में अपनी किसी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज पाने के लिए, तो ऐसे में इसको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कहते हैं। ये पेस्ट रेजिस्टेंट बनाने के लिए हो सकता है, हर्बिसाइड टॉलरेंट बनाने के लिए हो सकता है, ये सब चीज़ों के लिए हो सकता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। अभी तक क्या कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इंडिया में है? तो देखो यहाँ पे आज तक कोई भी कमर्शियल कल्टीवेशन किसी भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का नहीं हुआ है। हालांकि ब्रिंजल और मस्टर्ड के लिए यहाँ पे कोशिशें चल जरूर रही है। पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो यहाँ पे यूज हुआ है वो है जीएम जो कॉटन है, बीटी कॉटन, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन जो है उसका नाम यहाँ पे रखा गया है बीटी कॉटन, ठीक है। तो इसको हमने सबसे पहले जीएम क्रॉप के फॉर्म में हमारे देश में कमर्शियली भी यूज किया है। इसमें बेसिकली क्या किया गया है, यहाँ पे एक पेस्ट बार बार इसके ऊपर लग जाता था जिसका नाम था पिंक बॉलवर्म, पिंक बॉलवर्म, ठीक है। तो इसमें इसके अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट की गई है, ओके। और फिर इसको मार्केट में उतारा गया है। तो आज की डेट में जो हमारा मैक्सिमम कॉटन प्रोडक्शन हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस जीएम क्रॉप ऑफ कॉटन, ठीक है। तो बीटी कॉटन का ही इसमें सबसे ज्यादा कॉटन प्रोडक्शन इसके थ्रू ही होता है, ठीक है। अब देखो आते हैं न्यूज पे। तो देखो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है बायोटेक्नोलॉजी का, इन्होंने ये कहा है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर हम जो रिसर्च की जो नॉर्म है उनको थोड़ा सा ईज ऑन करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली कहा गया है कि एक गाइडलाइंस दी गई है 2022 की, और ये कहा गया है कि जो जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू आप यहाँ पे जो क्रॉप्स हैं या प्लांट्स हैं उनका जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हो, इसमें हम थोड़ा सा आपको एग्जेम्पशन देंगे कि आपको बहुत ज़्यादा अप्रूवल्स लेने नहीं पड़ेंगे। पहले क्या होता था कि पहले बहुत ज़्यादा अप्रूवल लेने पड़ते थे, किससे, जीईएसी से, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी से, ओके। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, जो जीएम क्रॉप्स हैं या प्लांट्स हैं, इनको इनके जो रिसर्च है इसको इवेल्युएशन करेगा ये जीईएसी, करेगा यही, ठीक है, इवेल्युएशन यही करेगा, मॉनिटर यही करेगा, लेकिन फिर भी रिसर्च में थोड़ा बहुत एग्जेम्पशन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले ये करता तो मॉनिटर यही था, लेकिन जो लास्ट लास्ट कॉल होता था वो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का होता था, ओके। अब ये जो जीएम क्रॉप्स हैं, ये मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये स्क्रूटिनी में आए हैं। क्यों स्क्रूटिनी में आए हैं, क्योंकि ये इस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं जहाँ पे जीन्स ही मॉडिफाई हो जाते हैं। अब जीन्स मॉडिफाई होने के कारण कुछ डर बने रहते हैं। पहला डर तो ये कि कहीं ये अनडिजायरेबल यहाँ पे रिजल्ट्स ना आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा घातक हो जाए हमारे लिए। दूसरा ये कि मान लो एक प्लांट मैंने यहाँ पे उगाया जो जीएम क्रॉप है, ठीक है, यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड है। अब हो सकता है कि इसमें तो मैंने अपनी डिजायर्ड प्रॉपर्टीज लाई हूँ, लेकिन ये हो सकता है कि ये जीएम क्रॉप आसपास के क्रॉप्स को भी इम्पैक्ट करे और इनमें भी कुछ अनडिजायर्ड, ठीक है, कुछ अनडिजायर्ड ट्रेड्स आ जाए। तो यहाँ तो हमने डिजायर्ड ट्रेड्स लाए, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि आसपास के प्लांट्स में अनडिजायर्ड ट्रेड्स आ जाए, तो हम क्या करेंगे। फिर एक बायो सेफ्टी का भी इशू है, ठीक है, कि ह्यूमन सेफ्टी भी होनी चाहिए, क्योंकि जीएम क्रॉप्स हम डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। तो बायो सेफ्टी का भी एक इशू है, एनवायरमेंटल सेफ्टी का भी एक इशू है, ठीक है, कि ऐसा तो नहीं कि हम बायोडाइवर्सिटी को हिंडर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसमें आपको याद होना चाहिए कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है, जीन एडिटिंग क्या है, ठीक है। इसी की एक और टेक्नोलॉजी होती है जिसका नाम होता है क्रिस्प आर कैस 9 टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें वही होता है कि यहाँ पे जैसे मान लो ये पूरा डीएनए है, ठीक है, तो डीएनए का कुछ पोर्शन यहाँ पे आपने काट दिया ये वाला, और इसकी जगह आपने दूसरा
यहाँ पे जो जीन है वो यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल गए। तो यहाँ पे बेसिकली जीन एडिटिंग जो है, ये कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जीन एडिटिंग जीन इंजीनियरिंग के अंतर ही आती है, और इसके लिए यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग को हमको इतनी आसानी से अलाउ नहीं करना चाहिए, इसको कोई एग्जेम्पशन नहीं देना चाहिए, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट रेगुलेशन मेंटेन करके रखना चाहिए, ठीक है। तो अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग लोग हैं, आपको ये याद रखना है कि इसके ऊपर अभी रिसर्च के ऊपर थोड़ा सा एग्जेम्पशन मिला है। गाइडलाइंस जो आई है 2022 की, उन्होंने यहाँ पे कुछ कुछ एग्जेम्पशन दिया है जीएम क्रॉप के रिसर्च में। ओके, आगे बात करते हैं। क्वाड वर्किंग टू गेट नॉट फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव यूएस। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि यूएस ने बोला है कि क्वाड ग्रुप है, क्वाड ग्रुप जो है किस किस का है, क्वाड ग्रुप 4 डेमोक्रेसीज का ये ग्रुप है, जिसमें एक है इंडिया, एक है जापान, एक है ऑस्ट्रेलिया और एक है यूएस। इन चारों का एक ग्रुप है जिसको क्वाड कहते हैं। ये बेसिकली जो क्वाड ग्रुप है, ये कोशिश कर रहा है अपनी डेमोक्रेसी के थ्रू वर्ल्ड में चेंजेस लाने की, चाइना को काउंटर करने की, ये सब कोशिश यहाँ पे कर रहा है। तो क्वाड एक और इनिशिएटिव लेकर आया जिसका नाम है क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव। इसमें क्वाड ये तैयारी कर रहा है, क्वाड ये कोशिश कर रहा है कि कोविड की जो वैक्सीन है वो ये डेवलप कर सके अच्छे अमाउंट में, और जितने भी नीडफुल कंट्रीज हैं, स्पेशली एशिया रीजन की, इंडो पैसिफिक रीजन की, उनको ये जो वैक्सीन है वो प्रोवाइड करवा सके। तो 1 बिलियन कोविड वैक्सीन बनाने का ये प्रपोजल है, और ये प्रपोजल जो है ये इंडिया की कंपनीज को मिल रहा है। अब बस इशू ये चल रहा है कि इंडिया की जो ये कंपनीज हैं जो ये वैक्सीन बनाएंगी, उनको यहाँ पे प्रॉपरली अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, या जो भी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन अभी थोड़े चल रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं हमारे इंडिया की, वो यहाँ पे अभी थोड़ा सा हिंड्रेंस बन के बैठी हैं इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के ये बात चल रही है। अब यहाँ पे सभी जो चारों कंट्रीज है मिलके काम कर रही है कि किसी तरह इनको अप्रूवल मिल जाए, और यहाँ पे जो भी इश्यूज हैं बीच में लाइसेंसिंग के या अप्रूवल के, वो सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे रेगुलेटरी एफर्ट्स लगाए हुए हैं इन चारों कंट्रीज ने। तो देखो ये क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा देख लो। पहली बार ये लॉन्च हुआ था 2021 में, जब यहाँ पे कोविड की सेकेंड वेव चल रही थी, ठीक है। उस समय पे सेकेंड या थर्ड वेव चल रही थी, उस समय पे क्वाड जो है उन्होंने एक वर्चुअल समिट करी, फर्स्ट वर्चुअल समिट। उन्होंने बोला चारों कंट्रीज ने मिलकर कि 1 बिलियन हम वैक्सीन बनाएंगे कोविड की, और किसको प्रोवाइड करेंगे, हम प्रोवाइड करेंगे जो डेवलपिंग है या लीस्ट डेवलप या फिर इंडो पैसिफिक रीजन की कंट्रीज हैं, इनको ये प्रोवाइड करेंगे, सो दैट हम क्या कोशिश कर सकें, इक्विटेबल एक्सेस दे सकें वैक्सीन का सभी को। ओके, अब देखो यहाँ पे एक चीज ये भी बोली गई क्वाड कंट्रीज ने कि यहाँ पे हर कंट्री के पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होते, ठीक है, हर किसी के पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज नहीं होती। तो हम क्या करते हैं, हम चारों कंट्रीज आते हैं साथ में, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को पूल करते हैं, साथ में लाते हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को साथ में लाते हैं, लॉजिस्टिक्स को साथ में लाते हैं, और फिर इन सभी को साथ में लाकर हम ये 1 बिलियन वैक्सीन बनाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या थी, इसके पीछे इंस्पिरेशन थी इंडिया की वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, यानी कि जो इंडिया ने वैक्सीन डिप्लोमेसी चलाई थी। अब इंडिया ने देखो, इंडिया इसीलिए पोटेंशियल लीडर हमको दिखता है पूरे रीजन ही नहीं पूरे वर्ल्ड का, क्यों, क्योंकि इंडिया ने बीच में एक इनिशिएटिव चलाया था जिसको कहते हैं वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव। इसमें इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने जो भी इसके नेबरिंग कंट्रीज हैं, और नेबरिंग ना हो के अफ्रीका की भी कुछ कंट्रीज थी जो बहुत नीडफुल थी वैक्सीन को लेकर, इंडिया ने फ्री में इनको ये वैक्सीन पहुंचाई थी, और ये डिप्लोमेसी का एक तरीका था। तो यहाँ पे इसको इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी कहा जाता है। तो इसी से इन्फ्लुएंस होकर ये क्वाड कंट्रीज ने ये डिसाइड किया कि हम भी इसमें आगे आएंगे और एक क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव डेवलप करेंगे, ठीक है। तो ये थी पूरी न्यूज। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। फिनलैंड सेज रशिया इज सस्पेंडिंग गैस सप्लाईज। तो बेसिकली हो क्या रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर आप सभी को पता है कि ये चल रहा है, काफी समय हो गया है, ठीक है। अब ऐसे में आपको पता है कि रशिया ने क्यों आखिर यूक्रेन के ऊपर ये वॉर छेड़ी है, क्योंकि सबसे बड़ा जो रीजन था इसके पीछे ट्रिगर होने का, वो ये कि यूक्रेन बार बार नाटो में शामिल होना चाह रहा था, और नाटो जो है ये वेस्ट की और स्पेसिफिकली यूएस के डोमिनेंस में आता है, वेस्ट या यूएस को रिप्रेजेंट करता है। अब आपको पता है कोल्ड वॉर एरा से रशिया और यूएस कट्टर दुश्मन की तरह रह रहे हैं, ठीक है। अब रशिया नहीं चाहता कि उसके जो नेबर्स हैं वो नेटो में शामिल हो, यूएस की तरफ झुकाव हो उनका। ऐसे में रशिया जो है कई सारी यूरोपियन कंट्रीज को गैस प्रोवाइड कर रहा था, ठीक है, गैस अच्छा इनके पास रिसोर्स है तो ये गैस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि यहाँ पे फिनलैंड जो है, फिनलैंड ने ये बोला है कि हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं नेटो के लिए। तो जैसे ही फिनलैंड ने नेटो के लिए अप्लाई किया, वैसे ही यहाँ पे दूरियां आ गई फिनलैंड और रशिया के बीच में। अब इसमें एक चीज और ये हो गई कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, यूएस ने, यूके ने, यूरोप ने सैंक्शंस लगा रखे हैं रशिया के ऊपर। तो अगर रशिया के साथ किसी को ट्रेड करना है तो रशिया कह रहा है कि आप मुझसे रूबल में ट्रेड करो,
डॉलर में ट्रेड मत करो, रूबल इनकी खुद की करेंसी है। फिनलैंड ने बोला कि हम आपसे रूबल में ट्रेड नहीं करेंगे, हम तो आपसे डॉलर में ही ट्रेड करेंगे। तो फिर रशिया ने बोला ठीक है, फिर बढ़िया है, आप मत करो हमसे डॉलर में ट्रेड, हम तो रूबल में ही ट्रेड करेंगे। और अगर आपको रूबल में ट्रेड नहीं करना है, आपको डॉलर में ही ट्रेड करना है, तो आप एक काम करो, हमसे ट्रेड ही मत करो, हम आपको गैस वगैरह कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो अल्टीमेटली रशिया ने अपने सारे जो नेचुरल गैस के सप्लाईज थे वो कट ऑफ कर दिए हैं फिनलैंड से। ओके, और अभी यहाँ पे फिनलैंड के पास और कोई ऑप्शन बचा भी नहीं है। और भी दूसरी कंट्रीज थी जो है ना यहाँ पे रशिया के ऊपर डिपेंडेंट थी गैस के लिए, जैसे पोलैंड हो गया, बुल्गारिया हो गया। लेकिन इन्होंने पहले से इंतजाम करके रखा था कि कभी रशिया ने बैक ऑफ कर दिया तो हम क्या करेंगे। लेकिन अभी तक फिनलैंड ने कोई ऐसा इंतजाम किया नहीं है। अब देखो फिनलैंड की थोड़ी लोकेशन देख लो, थोड़ी सी मैपिंग देख लेते हैं। तो देखो थोड़ी सी मैपिंग देख लेते हैं हम। यहाँ पे देखो ये हमारा यहाँ पे रहा फिनलैंड, ठीक है। तो ये है फिनलैंड, और जो भी ऊपर आपको कंट्रीज देखने को मिल रही है ना, जैसे ये देखो यहाँ पे नॉर्वे है, स्वीडन है, फिर फिनलैंड है, ये तीनों जो है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज इनको कहते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में इन तीनों के नाम आते हैं, ठीक है, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड के। इसमें फिनलैंड जो है इसकी हम बात कर रहे थे, और देखो फिनलैंड जो है रशिया के साथ सीधे बॉर्डर शेयर करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना कि फिनलैंड डायरेक्टली रशिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है, फिर स्वीडन के साथ भी करती है, और यहाँ पे ऊपर नॉर्वे के साथ भी करती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसके जस्ट पास में आपको दिख रहा होगा ये गल्फ ऑफ बॉस्निया है, ठीक है। और यहाँ पे है बाल्टिक सी, ठीक है, बाल्टिक सी आपको दिख रहा है यहाँ पे। इसके बाद देखो नीचे यहाँ पे एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हिस्सा रशिया का भी है जिसको कहते हैं हम कलिंगराद, ठीक है, कलिंगराद कहते हैं। उसके बाद पोलैंड है यहाँ पे, जर्मनी है। और इस साइड पे देखो यहाँ पे आती है नॉर्थ सी। तो देखो याद रखना, नॉर्वे के नीचे आती है नॉर्थ सी, और फिनलैंड के नीचे आती है बाल्टिक सी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। उसके साथ यहाँ पे देखो थोड़ी सी एक दो चीजें और देख लो। यहाँ पे बेलारूस है, ठीक है। यहाँ पे है पोलैंड, पोलैंड, ठीक है, पोलैंड ये है। और एक और था, हमने बात करी थी बुल्गारिया की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है बुल्गारिया। इसके बाद नीचे आता है, यहाँ पे देखो यूक्रेन के जस्ट नीचे आता है ब्लैक सी। तो ब्लैक सी के ऊपर भी जरा नजर मार लेना। ओके, उसके साथ ही यहाँ पे ऊपर देखो, यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है, बैरेंट सी आ रहा है, ठीक है, बैरेंट सी। और यहाँ पे रशिया के ऊपर आ रहा है व्हाइट सी, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है डेनमार्क। डेनमार्क कहाँ पे आता है, नॉर्वे और स्वीडन के नीचे आता है। उसके बाद यहाँ पे आता है इंग्लिश चैनल, फिर ये है बे ऑफ बिस्के। ओके, और बे ऑफ बिस्के के बाद यहाँ पे पोर्तुगल और स्पेन आते हैं। इसको आइबेरियन पेनिनसुला भी कहते हैं, ठीक है, आइबेरियन पेनिनसुला, पोर्तुगल और स्पेन को, ये देख रहे हो ये पेनिनसुला है ना। और इसके बाद नीचे ये देखो ये है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर इस तरह की है कि यहाँ पे ऊपर आता है यूरोप, ठीक है, ये यूरोप है, स्पेन है। और यहाँ पे नीचे आता है अफ्रीका, और इनको दोनों को अलग करता है कौन सा स्टेट, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, ऑलराइट। बाकी तो मेन मेन चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये था हमारा आज का पूरा, सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमने देख लिए हैं। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब भी जरूर करना। एंड दैट वाज ऑल। अच्छा, एक अनाउंसमेंट ये थी, ये अनाउंसमेंट थी कि कल से, यानी कि कल संडे है, देखो कल संडे है, तो कल रात को 8 बजे 8 पीएम पर मैं आपके लिए एक लाइव क्विज लेकर आने वाली हूँ, जैसे कि हम पहले भी लाया करते थे, बीच में थोड़ा सा ब्रेक हो गए थे। तो अभी हम यहाँ पे एक लाइव क्विज लेकर आएंगे। और जो लाइव क्विज रहेगी, इसमें जितने भी हफ्ते भर में, यानी कि आज का डेट है, आज है 21, ठीक है, तो यहाँ पे 14 to 21 मई में जो भी यहाँ पे करंट अफेयर्स रहे हैं न्यूज में, इनसे रिलेटेड ये लाइव क्विज रहेगी। तो आप लोग जितना हो सके आप लोग ज्वाइन करना, अपने फ्रेंड्स को इसमें ज्वाइन करवाना, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सके। ओके, तो ये लाइव क्विज में आई विल बी वेटिंग फॉर यू ऑल गाइस। सो विल मीट देयर टुमारो एट 8 पीएम। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।